नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में और वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। आपको पता है, बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में होने वाली है। पश्चिम बंगाल का जो दरवाजा है भारतीय जनता पार्टी अपने लिए आज तक नहीं खोल पाई है। ऐसे में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए तैयारी की है, इसी पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कौन से ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके चलते वो थोड़ी बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। अ, तृणमूल कांग्रेस के लिहाज से, ममता बनर्जी के लिहाज से, इन्हीं तमाम चीजों की बात करेंगे। 5 ब्रह्मास्त्र हैं और इन 5 ब्रह्मास्त्र को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति की है वो भी इसी से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि नितिन नबीन का इस पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसने ममता बनर्जी को कितने बैकफुट पर खड़ा किया है इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा इसकी भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए कौन कौन सी रणनीति तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी के 5 पांडव कौन है इसकी भी बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी भी बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव कराने में पश्चिम बंगाल में कामयाब हो गई तो उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी आखिरकार क्या क्या है। पश्चिम बंगाल में 30% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है। इनमें अगर 10 से 12% वोट जुड़ जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। माफ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस के लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। 38% वोट पाई थी पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसने 77 सीटें जीती थी। लेकिन बहुमत का आंकड़ा आपको पता है, ये बहुत बड़ी विधानसभा है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 294 में से 148 सीटों का है। तो 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह पर पहुंचेगी उसी पर सबकी निगाहें लगी होंगी। और आपको पता है 77 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाता है 150 के ऊपर। यानी भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पिछले चुनाव से 2 गुनी सीट जीतनी होगी। इन्हीं तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण जुड़ गए हैं, जिनके साथ मैंने बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग की है, जिनके साथ मैंने बड़ा शानदार काम किया है और पश्चिम बंगाल और बिहार की राजनीति को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नितिन नबीन को वो तब से कवर कर रहे हैं जब नितिन नबीन मात्र एक विधायक हुआ करते थे और बांकीपुर से उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बांकीपुर वो सीट है जहां से वो 5 बार चुनकर आ चुके हैं और 3 बार विधानसभा में वो सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं। तो नितिन नबीन का क्या इसमें पूरा लोकस डंडी है, नितिन नबीन किस तरह से अपनी रणनीति को अंजाम देंगे, बीजेपी के 5 पांडव कौन कौन है, इन्हीं तमाम चीजों के बारे में बात होगी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या लगता है अब मिशन पश्चिम बंगाल? दीपक जी देखिए, 57 लाख मिशन पश्चिम बंगाल बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्यों है? देश में दो ही तीन ऐसे स्टेट हैं जहां बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट पश्चिम बंगाल में तो बहुत नजदीक जाकर 38% वोट लेकर बीजेपी 77 सीट लेकर सेकेंड नंबर की पार्टी रह गई थी। तब जब पूरी ताकत झोंक दी थी पार्टी ने, बीजेपी को लगता है कि बहुत छोटा सा काम करके, बहुत छोटी सी रणनीति और बनाकर, थोड़ा सा वोट बढ़ाकर अगर वो 44-45% तक पहुंच जाती है तो सरकार बनाने में सफल हो सकती है। और ये 77 का आंकड़ा डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा। उनको सरकार बनाने के लिए 162 सीट चाहिए। तो उनको लगता है बीजेपी को 148 सीट। सॉरी सॉरी 148 सीट चाहिए। तो बीजेपी को लगता है कि ये आंकड़ा बहुत आसानी से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वोट परसेंटेज अगर 6 से 7% उन्होंने अपने पाले में कर लिया। जहां तक दीपक जी बात है नितिन नवीन या बीजेपी की रणनीति की, तो आपने बहुत सही कहा कि
पांच पांडवों की रणनीति है बीजेपी की, आपसे मैं बेहतर समझूंगा बल्कि कि पांच पांडवों की रणनीति क्या है, कैसे है। लेकिन नितिन नवीन जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसका एक अच्छा प्रभाव वेस्ट बंगाल में है। कायस्थ जाति का बढ़िया प्रभाव है, और कायस्थ जाति संपन्न जाति है। कायस्थ जाति से जो लोग आते हैं वो इलाके में इन्फ्लुएंस रखते हैं। जैसे पटेल समुदाय गुजरात में, जैसे दूसरे समुदाय अपने अपने स्टेट में रखते हैं, जैसे राव रेड्डीज रखते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वैसे ही तो बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसकी वजह से एक ऐसा स्टेट कैटर कर लेगी बीजेपी जहां उनकी अभी तक मनोकामना धरी की धरी रह गई थी। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि वाकई बीजेपी ने एक बड़ा स्टॉक मारा है, और ममता बनर्जी घिर गई हैं। ममता बनर्जी क्यों गिरी है, कैसे गिरी है, एसआईआर पे कैसे गिरी है और बीजेपी से कैसे गिरी है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा लोगों को। लेकिन बिहार में जिस तरीके से 47 लाख फर्जी वोटर काटे गए, और वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से वोटर्स लिस्ट पे काम हुआ है, एसआईआर पे काम हुआ है, ममता बनर्जी को भी ये लगता है कि जो वोट कटे हैं शायद वो उन्हीं के लोग हैं, और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस बहुत हंगामा भी मचा रही है। दीपक जी, आप मुझे बताइए सबसे पहले बीजेपी की वो पांच पांडवों वाली क्या रणनीति जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, तब फिर ऐसा ही आप पर चर्चा करूं मैं आपसे। देखिए, पांच पांडव की रणनीति क्या है। उन्होंने पांच पांडवों को इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर उतारा है। वो पांच पांडव कौन कौन से हैं, एक एक करके उनसे भी, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। पहले पांडव ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो इस पूरी की पूरी चुनाव कैंपेन को लीड करेंगे, चुनाव कैंपेन के अग्रज होंगे। और पिछली बार भी अपनी चुनावी कैंपेन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा धुआंधार प्रचार किया था। ये बात अलग है कि वो 77 सीटों पर जाकर अटक गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे, तो वो तो एक चेहरा है ही है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा होंगे वो गृह मंत्री अमित शाह होंगे, क्योंकि वहां पर जो छोटी से बड़ी रणनीति जो है वो बनाने का काम अमित शाह करेंगे। आपको पता है, अमित शाह बड़ी डिटेलिंग के अंदर काम करते हैं, एक एक विधानसभा सीट के अंदर काम करते हैं, और एक एक विधानसभा सीट के अंदर काम करने के चलते जो अमित शाह हैं वो बहुत डिटेलिंग के साथ इन तमाम सीटों के अंदर काम करेंगे, और सीटें भी आइडेंटिफाई करके रखी हैं। आगे की बातचीत में मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक बार जीत दर्ज की है, कम से कम दो बार जीत दर्ज की है, और कम से कम ऐसी कौन सी सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 2019, 2024 और 2021 तीन चुनाव में तीन बार से ज्यादा लगातार जीत दर्ज की है। तो ऐसी भी विधानसभा सीटें हैं। इसलिए जो पहला नाम होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, दूसरा नाम गृह मंत्री अमित शाह का आना होगा, तीसरा नाम भूपेंद्र यादव का होगा, जिनको इस चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन तीसरा नाम मैं कहूंगा नितिन नबीन का होगा, क्योंकि नितिन नबीन जो है अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनकी रणनीति के अंदर काम होगा। तो पहला नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम होगा गृह मंत्री अमित शाह का, तीसरा नाम होगा नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का, चौथा नाम होगा भूपेंद्र यादव का, जो कई सारे चुनाव की रणनीति बनाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव भी उनके ही लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। तो यहां पर अच्छी रणनीति बनाकर जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर कमाल कर सकते हैं। और जो पांचवा नाम होगा, जो पांचवा पांडव है, वो है विप्लव देव। विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बगल का स्टेट है, पश्चिम बंगाल की रणनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये पांच पांडव हैं जो मिलकर काम करेंगे, और इन्हीं पांच पांडव में से ये जो एक पॉइंट है, इसमें जो 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 पांच हम आपको अलग अलग कारण बताएंगे ओम प्रकाश, उसमें ये भी एक पॉइंट है जिसमें पांच पांडव मिलकर काम करेंगे, और पांच पांडव ममता बनर्जी को हराने की रणनीति में काम करेंगे। इसके अलावा चार और ब्रह्मास्त्र हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव के अंदर करना चाहती है। दीपक जी, अर्जुन के रोल में कौन है, पहले ये समझाइए, मैं जरा समझू अर्जुन की भूमिका में कौन है। मेरे ख्याल से और अर्जुन को, अमित शाह को आप अर्जुन मान रहे हैं या भीम? नहीं नहीं, मैं अमित शाह को बिल्कुल यहाँ पर अर्जुन नहीं मान रहा हूं। मैं अमित शाह को युधिष्ठिर मान रहा हूं। युधिष्ठिर
की भूमिका में वो होंगे, सबसे बड़े रणनीतिकार की भूमिका में होंगे। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्जुन की भूमिका में अगर कोई होगा तो नितिन नवीन होंगे, क्योंकि नितिन नवीन को पहली बार प्रूव करना है कि वो जिस राज्य के अंदर जाते हैं और उनके कदम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शुभ हैं। और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, उसके बाद उन्होंने जो अभेद्य किला था भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का, वो जीत लिया। तो मेरे ख्याल से जो मछली की आंख पर निशाना होगा वो नितिन नवीन का होगा। लेकिन दीपक जी, बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल जीतना तो एक वाकई सपना है। सपना कैसे कहूं, 17 में भी बहुत जोर लगाई बीजेपी, 22 में भी बहुत जोर लगाई, 24 में तो पहले से सीट कम हो गई लोकसभा में। हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ा, वोटरों की संख्या बढ़ी, लेकिन सीट कम हो गई। ऐसे में तो हर पार्टी तैयारी करती है। ममता बनर्जी क्यों बेचैन है? उनकी बेचैनी की क्या वजह है? भाई आप हर बार चुनाव लड़े, हर बार जीते, पहले लेफ्ट से लड़ते थे, अब बीजेपी से लड़े, उनकी बेचैनी क्यों है? उनकी बेचैनी इसलिए है क्योंकि एसआईआर जिसको लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने कहा था दिल्ली घेर लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन घेर लिया जाएगा, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतर कर आ जाएंगे। ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने कही थी। और जब ममता बनर्जी ने ये बात कही थी तो उनकी बातों में एक धमकी का पुट था। लेकिन हमने देखा कि जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वहां पर पूरा हुआ, उससे 58 लाख वोट कट गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर भवानीपुर कॉन्स्टिट्युएंसी देख लूं, जो खुद ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां से 44,000 वोट कटे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। अभी तक जो वोट कटे हैं पूरे राज्य के अंदर वो है 7.6%। इसमें 24 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 19 लाख से ज्यादा लोग बंगाल छोड़ के जा चुके हैं। तो ये जो बताता है कि ममता बनर्जी को ये डिफिकल्ट विकेट पर डालता है। इसके अलावा जो राज्य जो है, जो 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 जिले हैं, वो राज्य की सीमावर्ती इलाकों के अंदर है, यानी बांग्लादेश से लगे हुए हैं। उन राज्यों में बड़ी संख्या के अंदर वोट कटे हैं। तो ये ममता बनर्जी को अनकंफर्टेबल करता है, ये ममता बनर्जी को जो है मुश्किल के अंदर डालता है। तो ये जो है पांच पांडव के बाद ये वोट कटने वाला दूसरा ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। लेकिन दीपक जी, एसआईआर तो पूरे देश में हो रहा है और ये अच्छा है। जैसे मैंने बताया था आपको एक बार कि मेरा नाम दो कॉन्स्टिट्यूंसी में था, दो वोटर आईडी बन गए थे, एक वोटर आईडी कट गया। मेरे जैसे लाखों लोग होंगे, जाहिर सी बात है, गांव में भी उनका वोट होगा, शहर में भी होगा। तो ये तो अच्छी बात है। इसमें ममता बनर्जी या दूसरे लोगों को परेशानी क्या है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर दीपक चौरसिया का वोट आपके ग्रामीण इलाके में भी है, इंदौर में जैसे मान लीजिए, और दिल्ली में भी है, या पहले नोएडा में रहते थे वहां भी होगा, तो एक जगह आप वोट दे रहे हैं, एक वोटर आईडी में नाम है, बाकी जगहों से कट गया, तो इसमें परेशानी क्या है? ममता बनर्जी या दूसरे नेताओं को क्यों ये बात सता रही है? देखिए, ममता बनर्जी को ये बात इसलिए सताती है क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि इन्हीं वोटरों के बल पे, या अगर ये कहें कि इन्हीं फर्जी वोटरों के बल पे ममता बनर्जी कहीं कहीं एज पा जाती हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आपको पता है पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग। और हाल ही के दिनों में आपने देखा था कि किस तरीके से जब पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो एसआईआर का काम शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में लोग सीमावर्ती इलाकों में पहुंच गए थे, जो बांग्लादेश के बॉर्डर है वहां पर पहुंच गए थे और कह रहे थे हमें अपने घर वापस जाने दीजिए, हमें बांग्लादेश वापस जाने दीजिए, हमारे पास गलत कागज थे। और उनमें से 90% लोगों के पास वोटर आई कार्ड था और वो बकायदा इस चुनाव के अंदर वोट डालते थे। और वो पक्के वोटर ममता बनर्जी के थे, ये बात हम सब जानते हैं। वो चाहकर भी बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दे सकते। आप ये बात मत भूलिए ओम प्रकाश कि इससे पहले ममता बनर्जी इन्हीं वोटरों की कंप्लेन करते हुए एक बार सोमनाथ चैटर्जी के सामने सदन के अंदर जो है बिफर गई थी। उन्होंने सोमनाथ चैटर्जी को कहा था कि आपको घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए और घुसपैठियों को बाहर निकालने के बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए परिस्थितियां बदलती है। अब वही जो घुसपैठिए वोटर हैं या जो बांग्लादेशी वोटर हैं या रोहिंग्या वोटर हैं, वो ममता बनर्जी का एक जबरदस्त वोट बैंक बन गए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी अब इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के बारे में किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट होगा।
ये एसआईआर जो है ये वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, लेकिन हमको ये पता है कि कैसे फर्जी वोट बनते हैं, कैसे फर्जी वोटों का इस्तेमाल होता है और किस तरह से चुनाव का इकोसिस्टम काम करता है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है जहां पर इस तरह के वोटर होंगे, और जो वोटर जो है ममता बनर्जी के फेवर में जाते होंगे, और आने वाले समय में ममता बनर्जी ये चाहेंगी कि वो वोटर उनके पक्ष में रहे, लेकिन इन वोटरों के नाम लगातार कटते जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है। आपकी बातों से लग रहा है कि जो 7% वोट कट रहे हैं वो वोट कटे हैं तृणमूल कांग्रेस के। तो जो वोट परसेंटेज बीजेपी का है वो इंक्रीज करेगा, और अगर उधर से वो कटा तो बीजेपी मतलब के राह आसान हो सकती है। इस बार बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच सकती है। जो अगर 58 लाख फर्जी वोटर्स कटे हैं और ममता बनर्जी के ये वोटर्स थे। आप ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे थे, और क्या ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के कोटे में जिस बात को लेकर ममता बनर्जी बेचैन है? तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया 5 पांडव, दूसरा मैंने आपको बताया 58 लाख जो नाम एसआईआर के तहत कटे हैं। जो तीसरा ब्रह्मास्त्र है वो नितिन नवीन के तौर पर है। नितिन नवीन आप जानते हो ओम प्रकाश, आपकी जाति कायस्थ से आते हैं, वो कायस्थ है वो, और कायस्थों का एक बड़ा दबदबा पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा ज्योति बसु वो भी कायस्थ थे, सबसे लंबे समय तक वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। और कायस्थ कायस्थ वहां पर न केवल एक ऐसी जात है जो एक ऐसी कास्ट है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि वो बाकी लोगों के मत को बदलने की ताकत भी रखती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा प्रयोग होगा, और मेरे ख्याल से काफी हद तक सोचा गया होगा नितिन नवीन की नियुक्ति से पहले कि एक कायस कार्ड अगर हम खेलेंगे तो उसका पश्चिम बंगाल में किस तरह से असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये तीसरा बड़ा ब्रह्मास्त्र है नितिन नवीन के तौर पर। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन इसको किस तरह से कैपिटलाइज कर पाते हैं, किस तरीके से अपने पक्ष में भुना पाते हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि नितिन ममता बनर्जी की बेचैनी क्यों है, क्यों वो इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ी है, क्यों एसआईआर के पीछे पड़ी है, और वो कहाँ जाकर फंस रही हैं। आपकी बातों से तो बिल्कुल यही लग रहा है। दूसरा, आपको लगता है कि बीजेपी ने जो इतने दिनों की मेहनत की है, और सुनील बंसल जी को भी लगाया हुआ था, तकरीबन सभी रणनीतिकार घूम के आ चुके हैं, तो बीजेपी किसी को चेहरा बना के आगे कर पाएगी? इस पोजीशन में है बीजेपी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी इस बार चेहरे पर कोई ध्यान देगी। शुभेंदु अधिकारी उनके लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो एक चेहरा तो हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो है वो दूसरी पार्टी से होकर आए हैं, खुद तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी उतना ध्यान नहीं देगी, लेकिन उसका जो ध्यान होगा वो पूरी तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट पर होगा। किस तरह से इलेक्शन का मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से वोटरों को घर से बाहर निकाला जाए, किस तरह से बाकी चीजों को मैनेज किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो चौथा ब्रह्मास्त्र उनका होगा, वो मैं ओम प्रकाश आपको बता दूं, वो होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। क्योंकि आज से पहले पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है। आपको याद होगा 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर इलेक्शन वायलेंस हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। कई सारे लोग जो हैं सीमावर्ती राज्यों में, असम में चले गए थे, त्रिपुरा में चले गए थे और छुपकर वहां पर रह रहे थे। तो ये भी समस्या पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिली थी। तो मेरे ख्याल से जो चौथा ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर, अच्छे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कराकर, केंद्रीय जो बल हैं उनकी नियुक्ति कराकर वो ये करेगी कि किसी भी तरीके से वो चुनाव को फ्री एंड फेयर करा ले। तो मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ध्यान देगी। और इसका इम्पैक्ट मैंने देखा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, 2005 में बिहार में चुनाव हुआ था, और फर्स्ट चुनाव जो जेके राव के नेतृत्व में हुआ था, उसको कहा गया था कि अब तक का सबसे फेयर इलेक्शन, जिसमें लालू प्रसाद यादव की बुरी तरीके से हार हुई थी। तो इसका एक इम्पैक्ट होता है, जो अब जब आप केंद्रीय बलों को नियुक्त करते हैं वो इलाकों में, और हर बूथ पे होता है, लोग जब घर से बेखौफ निकलते हैं वोट देने, और जब उनको मौका मिलता है कि साहब इस बार हमको अपनी सरकार चुननी है, अब वो रिपीट करेगी नहीं करेगी, वो किसको वोट देंगे नहीं करेंगे, ये उनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन जब फेयर इलेक्शंस की बात होती है और जब केंद्रीय बल उस तरीके से काम करते हैं, तो लोग बाकी बेखौफ होकर वोट देते हैं, और इसका नतीजा सामने आता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ और भी आपके पिटारे में है जो लगता है कि बीजेपी
इस बार कोई और दांव खेलेगी? जी हाँ, उनका प्लान 162 है। अब ये प्लान 162 क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। वो चाहती है कि वहां पर जो 294 सीट्स हैं, उसमें से कम 162 सीट्स जीतकर वो निकल कर आए। अब इसमें कौन कौन सी सीट है, इनमें 66 सीट ऐसी हैं जिसमें 2019, 2024 और 2021 के विधानसभा चुनाव में तीनों बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो 3 बार इन 60 सीटों पे जीती है, तो भारतीय जनता पार्टी इन 60 सीटों को अपने लिए बड़ी सेफ मानती है। 40 सीटों पर उसने 3 में से 2 बार जीत दर्ज की है, तो ये मिलकर हो जाता है 100 सीट्स। इसके अलावा 60 सीटों पर कम से कम एक बार जीत दर्ज की है, ये मिलाकर कुल हो जाता है 160। तो बहुमत के आंकड़े में 148 सीटें आती हैं, उससे ये 14 अलग हैं। इसके अलावा 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी आइडेंटिफाई करके रखी हैं जिनको लगता है वो आसानी से जीत सकती है। तो ये मिलकर हो जाता है कुल 162। तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 162 लेकर चलेगी और उसी के आधार पर अपने आगे की रणनीति को यहां पर तय करेगी। मुझे लगता है फिर बीजेपी टारगेट करेगी 200 का। 162 सीटें वो जहां वो जीत सकती है। मिशन तो वो ज्यादा का रखेगी, 162 सीटें ऐसी आइडेंटिफाई की होगी जो आपकी बातों से लग रहा है जहां वो जीत सकती है। मतलब आपने बीजेपी के पूरे मिशन को एक्सपोज कर दिया आज, दीपक जी। मिशन नहीं, मिशन को बंगाल। एक्सपोज करना नहीं, हमारा काम विश्लेषण करना है। हमारा काम उन चीजों को पकड़ना है जिसको बाकी लोग नहीं पकड़ते हैं, तो हमने उन्हीं चीजों को पकड़ा है। उसी के आधार पर ये पूरा का पूरा विश्लेषण किया है। लेकिन ओम प्रकाश जी, चलते चलते मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हो, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हो, अगर आपको हमारी गपशप अच्छी लग रही हो, तो हमें अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाकर। आज के लिए इतना ही।